जायज़ा के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान फरहाना खान। नाजरीन, हमने मुख्तलिफ़ प्रोग्राम्स किए जिसमें हमने मुख्तलिफ़ जो यूसिस के चेयरमैन हैं उनको मदऊ किया और उनके हवाले से जो उनके हल्के में तरक्याती काम थे और जो मौजूदा हमारी सियासी सूरत हाल है उसके हवाले से हमने गुफ्तगू की। आज भी उसी हवाले से हमारे साथ एक शख्सियत मौजूद हैं। आप रिजवान अहमद खान साहब हैं जो कि हाई कोर्ट के एडवोकेट भी हैं, यूसी चेयरमैन हैं आप सियासत के, इसके अलावा आप पीपल्स पार्टी के जो हैं सियासी रहनुमा भी हैं। आज हम इनसे जानेंगे कि जो हमारी इस वक्त मौजूदा सियासी सूरत हाल है जिसमें सुनने में आया है कि जहांगीर तरीन अपना एक अलहदा ग्रुप बना रहे हैं और ये भी खबरें गर्दिश कर रही हैं कि वो जल्द ही तहरीक इंसाफ को छोड़ने वाले हैं। इसके अलावा ये भी देखने में आता है और अपोजिशन की जानिब से कहा जाता है कि जो हुकूमत है वो महंगाई को कंट्रोल करने में नाकाम हो गई है और इसके अलावा जितने भी हुकूमत ने वादे किए वो सारे के सारे खाली दावे ही साबित हुए। इसके साथ जो मौजूदा हमारी सियासी सूरत हाल है वो और सबसे जो अहम इशू इस वक्त चल रहा है कोरोना के साथ जो फ़लस्तीन की सूरत हाल है, इस हवाले से आज हम इनसे बात करेंगे और इनसे जानेंगे कि ये इस हवाले से क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। थैंक यू। सबसे पहले तो आप ये बताएं कि अदालतों ने बल्दियाती निज़ाम को दोबारा से फ़ाल कर दिया, उस हवाले से आप क्या कहेंगे? जी, अदालतों ने, क्योंकि जब ये गवर्नमेंट आई थी ना, इन्होंने हमें सस्पेंड कर दिया था, एक नया एक्ट लेके आए थे, लेकिन हमने इसको चैलेंज कर दिया था क्योंकि उसकी वजह ये थी कि हमारे अभी 3 साल पड़े थे उसमें, तो ये एक गलत तरीके से उसको किया गया था, सस्पेंड किया गया था हमारे सिस्टम को। तो जब हम सुप्रीम कोर्ट में गए उन्होंने 2 साल बाद हमें बहाल कर दिया, तकरीबन 21-22 महीने बाद हमें बहाल कर दिया। अब चाहिए तो ये था कि ये गवर्नमेंट हमारा इस अदालत के फ़ैसले को एक्सेप्ट करती, हमें इख्तियारात देती। अभी इस वक्त हम एज ए चेयरमैन हैं तो सही, लेकिन ना इन्होंने अभी तक हमें ऑफिस दिया है ना हमें इख्तियारात दे रहे हैं, क्योंकि ये इनको पता है कि अगर हम इनको इख्तियारात दे देंगे तो लोगों के काम होंगे। ये मैं इस गवर्नमेंट का एक नाम रखा हुआ है बुग़्ज़ अवाम गवर्नमेंट। ये कभी भी कहीं भी नहीं चाहते कि अवाम को ना हम कहीं रिलीफ दें, तो अगर हमें ये मुकम्मल इख्तियारात दे देते तो इस वक्त लोगों के काफ़ी मसाइल हल हो रहे होते। इस पे पीपी का क्या मौक़िफ़ है, पहले क्या रहा अब क्या है कि जो बल्दियाती निज़ाम है इस पे जितने भी तरक्याती काम होते हैं और किस तरह के मज़ीद इख्तियारात चाहिए आपको? जी, MNA MPs का असल काम तो कानून साजी होता है, उनका काम बिल्कुल नहीं होता कि वो यूनियन काउंसिलों में जाएँ, गलियाँ मोहल्ले या इस तरह के वास्ता के काम होते हैं, वेस्ट मैनेजमेंट के काम होते हैं, बाकी डेथ सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट, ये हमेशा बल्दियाती निज़ाम के तहत ही चलते हैं। जी जी। लेकिन माजी में भी यही होता आ रहा है और आज भी यही हो रहा है। पीपल पार्टी ने बहुत अच्छा सिस्टम चलाया, वहाँ पे उन्होंने तो सस्पेंड नहीं किया। सिंध में अगर आप देख लें तो अब भी बल्दियात दोबारा कराने के लिए उधर काम हो रहा है। अच्छा, ये बताएं कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा है कि जो करप्शन है वो मुल्क की माशरत की जो तबाही है उसकी असल वजह है। उनको आपके जो उनका ये बयान है उसको आप कैसे देखते हैं और क्या कहेंगे इस हवाले से? जी, बिल्कुल उनके बयान की मैं तईद करता हूँ। करप्शन हमेशा ही हमारे मुल्क में काफ़ी वो रही है। अगर माजी में हम देखें कि पीपल पार्टी पे सिर्फ इल्ज़ामात ही लगे हैं, इसमें कोई सदाकत नहीं है कि पीपल पार्टी किसी भी किस्म की करप्शन में मुलविस है। सिर्फ जस्ट हम पे इल्ज़ाम लगाया जाता है, केसेस बनाए जाते हैं, फिर अदालतें बरी कर देती हैं हमें। जबकि दूसरी साइड पे नून लीग या PTI, नून लीग को आप देख लें कि उनके सज़ा भी हुई हैं उन लोगों को और वो उनके लीडरशिप हमेशा भाग जाती है। हमारी आज भी लीडरशिप यहीं मौजूद है और माजी में भी देख लें, भुट्टो साहब को देख लें, बाद में बीबी साहबा को देख लें। बीबी साहबा सिर्फ नाराज़ होकर एक खुद सख्त जलावत नहीं उन्होंने की थी, लेकिन कभी भी उन्होंने मुल्क नहीं छोड़ा। तो जरदारी साहब को आज देख लें, वो जितने भी इल्ज़ामात लग रहे हैं अदालत उनको बरी कर रही हैं, लेकिन वो मुल्क के अंदर मौजूद हैं, कभी NRO की तरफ नहीं गए, कभी वो मुल्क से नहीं भागे। लेकिन रिजवान साहब, सबसे बड़ा अलमिया तो ये है कि हम कहते हैं करप्शन हो रही है और जो करप्शन है वो मुल्क की माशरत की जो तबाही है उसकी अहम वजह है, लेकिन जब हम पे केसेस आते हैं तो हम ये कहते हैं कि ये जो केसेस हैं वो बेबुनियाद हैं। हम उनको सामना करने से क्यों कतराते हैं, क्यों घबराते हैं? नहीं, हमने हमेशा सामना इसका किया है, पीपल पार्टी ने हमेशा सामना किया है और ये सियासी केसेस हम पे डाले जाते हैं हमेशा, लेकिन उसमें कभी पीपल पार्टी के किसी उसको सज़ा नहीं हुई। लेकिन जब आप पिछली गवर्नमेंट देख लें, जब गिलानी साहब वज़ीर आज़म थे, जरदारी साहब प्रेसिडेंट थे, उसमें आप देख लें हमने कोई सियासी केस नहीं बनाया। हमने जो रियल केस अगर कोई थे तो हमने किए हैं, वरना उसमें कोई एक भी सियासी केस नहीं था। हम अपोजिशन को भी साथ लेके चले थे, हम सारी पार्टियों को साथ लेके चले थे।
लेकिन बाकी गवर्नमेंट्स को देख लें, वो आते इंतकामी कार्रवाइयाँ शुरू कर देती हैं। उनकी कोशिश हमेशा यही होती है कि जो मुखालिफ पार्टी हैं उनको डिग्रेड किया जाए, उन पे केसेस बनाए जाएँ करप्शन के। अच्छा, मौजूदा हुकूमत जो थी उसके खिलाफ एक जमात बनी जिसको PDM का नाम दिया गया, उसमें पीपल्स पार्टी भी शामिल थी, लेकिन फिर हमने देखा कि पीपल्स पार्टी ने उससे अलहदगी इख्तियार कर ली। अब उससे अलहदगी के बाद पीपल्स पार्टी का आगे क्या अमल है कि वो हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए वो क्या करेगी? जी, पहली बात यह है कि PDM एक जमात नहीं थी, ये जस्ट एक मुख्तलिफ पार्टियों के, ये हमेशा ऐसा होता है, माजी में भी होता है कि हमेशा अपोजिशन इकट्ठी होती हैं, तो उसको मुख्तलिफ नाम दिए जाते हैं। इस दफ़ा इसको PDM का नाम दिया गया। ये एक अननेचुरल इत्तेहाद ये होता है, हमेशा गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ होता है कि इनको साथ मिल के सब चलें और हुकूमत को टफ टाइम दें। लेकिन पीपल पार्टी ने इससे नून लीग ने, क्योंकि उसमें हमें वो कर दिया था, हालांकि देखा जाए जब ये खुद लड़े हैं सेनेट के इलेक्शन के बाद ये सारा कुछ हुआ है। वो इलेक्शन लड़े हैं तो पंजाब में उन्होंने सीट एडजस्टमेंट कर ली नून लीग के PTI के साथ। इसी तरह हमेशा, क्योंकि दोनों इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलके काम करती हैं दोनों पार्टियां, तो जैसे इस्टेब्लिशमेंट कहती है वैसे वो चलते हैं। वो कभी पीपल पार्टी और पीपल पार्टी और नून लीग का कभी नेचुरल इत्तेहाद नहीं रहा इसमें। इंशाल्लाह हम हमेशा पहले भी अपोजिशन में जब भी होते हैं हम हुकूमत को टफ टाइम देते हैं। आज नहीं है हम PDM का हिस्सा, तो अपोजिशन में है, तो हम आज भी जो उनकी गलत पॉलिसीज़ हैं, जो उनके केसेस हैं, जो करप्शन कर रही हैं या जहाँ भी उनकी गलतियाँ हैं, हम उसको हाईलाइट कर रहे हैं बाहर रह के आपने। अच्छा, ये बताएं कि शहबाज शरीफ को बाहर जाने से रोक दिया गया और उनका नाम ECL में डाल दिया गया, इस पर क्या कहेंगे आप? जी, शहबाज शरीफ जब भी उसको जिन्होंने भेजना है, जब वो चाहेंगे तो उसको भेज देंगे, उनकी डील नहीं हुई होगी। अगर हम देखें अभी फैसला नहीं आया था, उससे 3 दिन पहले उनकी टिकटें कट जाती हैं। उनको कैसे पता था कि हाई कोर्ट से ये फैसला आने वाला है? तो ये तो एक डील का हिस्सा है, एक NRO का नतीजा है कि उसको जब वो चाहेंगे, फ़िलहाल कोई NRO में कोई रुकावट आ गई होगी, उन्होंने रोक लिया इसको। जब क्लियर हो जाएंगे, जैसे नवाज शरीफ साहब चले गए, इस तरह ये भी चले जाएंगे जब उनका दिल करेगा। चले नाज़रीन, गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, लेकिन यहाँ पे वक्त हुआ चाहता है एक छोटे से ब्रेक का। हमारे साथ रहिए। अपनी छत, हर एक का ख्वाब, जो अब आपके लिए ख्वाब नहीं बल्कि एक ऐसी हकीकत है जो आपकी क़ुव्वत खरीद के मुताबिक है। यूनियन कॉम्प्लेक्स लाहौर जदीद तरीन बैनुल अक़वामी मयार की सहूलियात से मुज़य्यन, a modern and comfortable living experience, मेन फिरोजपुर रोड और लाहौर रिंग रोड के संगम पर वाक़े। एयरपोर्ट से 20 मिनट, कलमा चौक से 15 मिनट और डिफेंस से 10 मिनट की ड्राइव पर मुनासिब कीमत पर स्टूडियो, 1 बेड, 2 बेड और 3 बेड के मॉडर्न अपार्टमेंट्स, जदीद तरीन तर्ज रिहाइश की सहूलियात, हाईटेक लिफ्ट, वसी कार पार्किंग और कार वॉश की सहूलत, जिम और स्विमिंग पूल, मुकम्मल एयर कंडीशनड और दीदाज़ेब जामे मस्जिद, एग्जेक्टिव लॉन्जेस, मुकम्मल गेटेड कम्युनिटी, डे केयर सेंटर, इंतहाई मुनफरिद और पुरफिजा, रूफटॉप रिक्रिएशनल एरिया, 24/7 CCTV, सिक्योरिटी गार्ड्स और मेंटेनेंस सर्विस। आज ही साइट विजिट करें और मॉडल अपार्टमेंट देखकर बुकिंग करवाएं। काबिले एतमाद सरमायाकारी जो दे भरपूर और यकीनी मुनाफा। फाइनेंशियल पार्टनर सिल्क बैंक लिमिटेड, designed by Landmark Consultants, a project by AYQ Developers, Union Complex Lahore, जदीद तर्ज रिहाइश अब आपकी क़ुव्वत खरीद में। ये हैं तैमूर, जो अपने दोस्त से गाड़ी मांग कर लाए हैं और अपनी बीवी को रोड ट्रिप पे ले जा रहे हैं। लेकिन इन्हें क्या मालूम कि मुसीबत हाईवे पर इनका इंतजार कर रही है। लो जी, जिंदगी में 2 और मसले खड़े हो गए, एक गाड़ी खराब होने का और दूसरा बीवी को मनाने का। कैब चाहिए?
तो टेंशन क्यों लेते हो? ये लो, बुक योर ओइला स्मार्ट कैब। जब ओइला हो साथ तो टेंशन की ना रहे कोई बात। अब चाहे इंटरसिटी जाना हो या इंट्रासिटी, ओइला बजट में है। ओइला स्मार्ट कैब, डाउनलोड नाउ। ओइला, अब हर जगह। सेहत, एजुकेशन, करप्शन, उसमें तमाम चीज़ें आ जाती हैं, लेकिन मुल्तान की बेसिक अवाम का ये मसला है कि यहाँ पे हमें सुबह अलग चाहिए। और तो हमने इमरान खान को डाला था, लेकिन तंग है अब। बात आटे और चीनी की नहीं है, यहाँ तो आवे का आवा ही ख़राब हो गया है, पूरा निज़ाम ख़राब हो गया है। ये आए थे करप्शन ख़त्म करेंगे, करप्शन पहले से डबल हो गई है। एक चीज़ लेने जाते हैं आप, 10 मिनट के बाद जाएंगे, उस पर 10 रुपये बढ़े हुए होते हैं। तो इसका मतलब है कि हुकूमत का वो है ना जी, हुकूमत जब तक चेक नहीं करेगी, जब तक वो लिस्टें नहीं वो देगी, जब तक उस पर ऑर्डर नहीं होगा, उस वक्त तक तो आवाम बेकार है, आवाम इसी तरीके से चीख सकती है। नए इमरान खान ने कहा था कि कोई गरीब नहीं रहेगा, वाकई कोई गरीब नहीं रहेगा, हर सब कुछ मर जाएंगे। महंगाई इतनी हो गई कि कोई गरीब नहीं रहेगा। उसका कहना गलत नहीं था, सही था। इन्हें कहा था महंगाई को ख़त्म कर दूंगा, महंगाई बढ़ा के गरीब को मार दिया। अवाम की आवाज़, इतवार की शाम 7:05 पर। नूर प्लस ब्यूटी क्रीम, जो आपकी जेल को दे सिर्फ 5 दिनों में स्पॉटलेस ब्यूटी के साथ साथ ग्लोइंग और खूबसूरत स्किन। इसमें शामिल कुदरती अज्जा के अलावा वाइट वीटा कॉम्प्लेक्स, जो आपके चेहरे को दे एक नई चमक। कील मुहासों से पाक, निखरा, बेदाग और शफाफ चेहरा। नूर प्लस ब्यूटी क्रीम से आपकी नई स्किन एक्सपर्ट अब आपकी पहुंच में। खूबसूरती लाजवाल हुस्न है। ट्राइमर स्किन क्रीम, जदीद फॉर्मुलेशन, हैरत अंगेज रिजल्ट के साथ सिर्फ 1 हफ्ते के इस्तेमाल से आपके चेहरे के दाग धब्बे, स्याह हल्के, डार्क स्पॉट और छाइयों का मुकम्मल खात्मा करे। ट्राइमर स्किन रिपेयर क्रीम, तमाम मुज़िर असरात से पाक। प्रोडक्ट बाय HA एंटरप्राइज। अब आपकी किस्मत। वेलकम बैक नाजरीन, गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। रिजवान साहब, आजकल जो हमारी मुल्की सियासत में देखने में आ रहा है, एक हलचल सी है और रिंग रोड जो स्कैंडल है वो ज़ोरों शोरों पे है, जिसकी वजह से वज़ीर आज़म के मामले खसूसी ने भी इस्तीफ़ा दे दिया है। इस हवाले से क्या कहेंगे आप? जी, रिंग रोड जो केस है, करप्शन केस हमारे सामने आया है, ये पनामा लीक से भी बड़ा केस है। इस वक्त बहुत बड़े लेवल पे इसमें करप्शन हुई है। इसमें इमरान खान को पता भी नहीं था कि ये क्या हो रहा है। उसमें जुल्फ़ी बुखारी और उसकी जो बागी टीम थी, तो उन्होंने करप्शन तो ये करते ही आ रहे हैं। ये सारे जितने भी
मुख्तलिफ अगर हम इनको देखें जो इमरान खान के साथ, क्योंकि ये रियल वर्कर नहीं थे PTI के, ये सारे मुख्तलिफ पार्टियों से उठा के ना इन्होंने एक हुकूमत बनानी थी, उस वक्त उन्होंने बना ली। ये पहले ही इन सब पे केसेस चल रहे थे। अगर आप फिरदौस आशिक अवान पे देख लें, उस पर केस चल रहा था, आप उस पर देख लें, जहांगीर तरीन पे देख लें, शुरू से इन सब पे केसेस आ रहे थे। इन्होंने ये काम करने ही करने होते हैं, तो जो भी गवर्नमेंट आती है उनका हिस्सा बन जाते हैं। तो इसमें भी ऐसा ही हुआ है। इन्होंने इमरान खान साहब को अंधेरे में रख के इन्होंने खूब करप्शन की है। तो ये केस मज़ीद भी अभी सामने आएगा, तो मेरे ख्याल में इन सब को सज़ा होनी चाहिए और जो भी करप्शन का पैसा है इनको वापस लेके आना चाहिए। देखते हैं कि अदालतें इस हवाले से क्या फैसला करती हैं। अच्छा ये बताएं कि आपका ताल्लुक भी मुल्तान से है और साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी वो भी मुल्तान से है। उन्होंने बहुत सारे तरक्याती काम करवाए मुल्तान के हवाले से, जो कि लोग उसको सराहते भी हैं, पसंद भी करते हैं। तो आज भी लोगों में वो उतनी ही मकबूल है जितने अपने ज़माने में थे। लेकिन फिर ऐसी क्या वजह बनी कि वो मुल्तान से अपनी सीट ना निकाल सके? अगर हम 2018 का रिज़ल्ट देखें, जब रिज़ल्ट आ रहे थे उस वक्त ये आगे जा रहे थे, गिलानी साहब, उनके बेटे, तीनों बेटे, ठीक है। लेकिन बाद में मेरे पर्सनल दोस्त भी हैं उस हलके में, इब्राहिम खान का कहीं नाम भी नहीं था। जब ये इलेक्शन रिज़ल्ट आ रहे थे, ये तीसरे चौथे नंबर पे जा रहा था, तो अचानक रिज़ल्ट रोक दिए जाते हैं, उसके बाद उसको ऊपर लेके आता है। सबको पता है कि ये इलेक्शन जिस तरह चोरी हुआ है, तो उन्होंने एक डील हो गई थी कि उन्होंने इमरान खान साहब को वज़ीर आज़म बनाना है और गिलानी साहब को, उनके बेटों को हराना है। इसमें एक हम सीट हमने निकाली थी, उसमें भी वो उस लेवल पे वोट नहीं डलवा सके थे, क्योंकि उसकी लीड अली हैदर गिलानी साहब की इतनी ज़्यादा लीड थी कि वो उसको कवर नहीं कर सके। लेकिन बाकी 3 सीटें, एक सीट मूसा गिलानी वाली हमने सिर्फ 1500 से हारी, दूसरी हमें 7-8 हज़ार से हराया गया, गिलानी साहब की सीट को भी इस तरह हराया गया। हमें जब हमने सर्वे किया, हम लोगों के अंदर गए, तो जिस बंदे से हम पूछते थे 90% लोग यही कहते थे कि हमने गिलानी साहब को वोट दिया। और आज भी हम कहीं भी मुल्तान में सर्वे कर लें, हर बंदा गिलानी साहब को चाहता है, तो उन्होंने सीट कैसी हारी? तो ये रिज़ल्ट हम सबके सामने है। रिज़ल्ट आपके सामने है। लेकिन अभी हाल ही में ज़मीनी इलेक्शन हुए हैं कराची में, हल्का NA 249 में, वहाँ पे PP की फतह हुई। दोबारा नून लीग ने दरख्वास्त दी रिकाउंटिंग की, दोबारा जब रिकाउंटिंग की गई तब भी PP की फतह हो गई। उस पर क्या कहेंगे आप? जी, ये सीट हम इस दफ़ा PTI जीत गई थी। पहले भी ये सीट हम हारते आ रहे थे काफ़ी अरसे से, लेकिन उन लोगों ने क्योंकि वहाँ पे वर्क नहीं किया, पीपल पार्टी के वर्क वहाँ पे कराची में, सिंध के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे जा रहे हैं। खुसूसन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जब से आए हैं तो इन्होंने काफ़ी सिंध को काफ़ी संभाला है। तो मैं सिंध को संभाला है, लेकिन सिंध के अवाम इस बात से मुत्तफिक होते नज़र नहीं आते। उनका कहना है कि अभी भी कुछ क्या बहुत सारे इलाके हैं, शहर हैं जहाँ पे तरक्याती काम नहीं हुए, जो बुनियादी सहूलियात हैं वो उनको मुयस्सर नहीं आ रही। नहीं, अब हमेशा थर पारकर का नाम लेते थे, वहाँ पे हमारे रेगिस्तान में देख लें, बावलपुर के साथ जो पूरा एक थल का इलाका है, उधर भी पानी की सहूलियात नहीं है। लेकिन वहाँ पे आज जाके आप जाके उधर देख लें, थर में वहाँ पे सड़कें भी बन गई हैं, वहाँ पे एयरपोर्ट भी बन गए हैं, वहाँ पे पानी का सिस्टम भी पहुँचा दिया गया है। इन इलाकों में यही होता है। तो और उसके अलावा जी, वहाँ पे सिंध में जितने हॉस्पिटल बन चुके हैं, आज भी पंजाब के लोग वहाँ पे इलाज करवाने जाते हैं। किस लिए जाते हैं? सर्जरियाँ हो रही हैं, सारा कुछ जदीद सहूलियात के साथ बहुत सारे हॉस्पिटल बन चुके हैं वहाँ पे सिंध में। बाकी क्योंकि हमेशा सारी जितनी भी पार्टीज़ होती हैं वो सिंध को वो करती हैं, वही काम जब पंजाब में हो रहा होता है, KPK में हो रहा होता है, उसको कभी हाईलाइट नहीं करते। लेकिन अगर खुदा न खासा कुछ थोड़ा सा काम हो जाए, वहाँ पे कोई छोटी सी शिकायत आ जाए, उसको सारी पार्टियाँ मीडिया भी मिल के, क्योंकि मीडिया भी गवर्नमेंट के थोड़ा सा वो होता है, उनके साथ चलना होता है, तो उसको हाईलाइट ज़्यादा करते हैं। जबकि जो पंजाब के अंदर वही वाक़यात पेश आ रहे होते हैं, उसके अंदर KPK में, बलूचिस्तान में वही वाक़यात पेश आ रहे होते हैं, उसको इतना हाईलाइट नहीं करते। तो मेरे ख्याल में कोई ऐसी बात नहीं है। अगर अवाम वहाँ की खुश नहीं है तो मुझे आप ये बताएं कि वो वोट क्यों देती है? वोट देती है, हमेशा जिताती है। अब 249 का रिज़ल्ट हमारे सामने है। हम काफ़ी 6-7 इलेक्शनों से हम वो सीट नहीं जीत रहे थे, तो अल्हम्दुलिल्लाह अब हमने वहाँ पे विन किया है। इसका मतलब यही है कि वहाँ पे वो लोग पीपल पार्टी को पसंद कर रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा ये बताएं कि यूसुफ रज़ा गिलानी का ताल्लुक मुल्तान से है, लेकिन वो अपनी सीट ना जीत सके, और इस वक्त जो जमात है वो PTI की है। इस वक्त जनूबी पंजाब में आप PP की क्या पोजीशन देखते हैं? लोगों का कैसा रिस्पांस मिलता है और लोग क्या मुतमईन हैं?
जब भी पीपल पार्टी गवर्नमेंट में आती है तो मुल्तान जनूबी पंजाब में खुसूसी काम होते हैं। तो इस हवाले से आवाम तो बहुत खुश है, क्योंकि पीटीआई या नून लीग, पीटीआई तो पहली दफ़ा आई है, नून लीग जब भी आती है, ठीक है, तो आवाम और जो हमारे लीडरान साहबान हैं उनका रब्ता नहीं होता। पीपल पार्टी की ये खसूसियात है कि इस जितनी भी लीडरशिप है इन तक हर बंदे की एक्सेस बहुत ईजीली होती है, लोगों के काम भी होते हैं, तरक्याती काम भी होते हैं। तो इंशाल्लाह मुझे यकीन है कि इस दफ़ा फिर हम जनूबी पंजाब में विन करेंगे इंशाल्लाह, और मज़ीद तरक्याती काम जैसे मुल्तान में हुए, बाकी इलाकों में हुए, तो इंशाल्लाह इसमें मज़ीद हम तसलसल बरकरार रखेंगे और इसको मज़ीद आगे ले जाएंगे। देखते हैं फ़लस्तीन की जो सूरत हाल है वो इस वक्त हम सबके सामने है। एक वहाँ पे इंसानी अलमिया जन्म ले रहा है और जो जितने भी इंसानी हकूक़ की तंजीमें हैं खामोश हैं। ऐसी सूरत हाल में आप पाकिस्तान के जो इक़दामात हैं फ़लस्तीनियों के लिए उसको कैसे देखते हैं, और जो इस्लामी ममालिक हैं उनको उनके जो इक़दामात हैं उन हवाले से क्या कहेंगे आप? जी, अगर हम इसकी हिस्ट्री में जाएं तो हम नोट करें ये हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में एक मुआहदा हुआ था कि यहूदी जितने भी हैं ज्यूज़ वो सिर्फ इसमें आ सकते हैं, आके अपने मुक़द्दस मकामात को विज़िट कर सकते हैं और फिर चले जाएंगे, वहाँ पे रिहाइश नहीं कर सकते। तो 1917 में जब इन्होंने खिलाफत उस्मानिया के ख़िलाफ़ काम किया तो इनका मेन तोड़ने का जो हाथ था ना वो इन्हीं का ही था, यहूदियों का था। वो 2017 के बाद 1917 के बाद इन्होंने आबादकारी शुरू की। उसके रिज़ल्ट 1948 में इन्होंने अपनी स्टेट का क़याम का ऐलान कर दिया और 1967 में इन्होंने मज़ीद इसको एक्सटेंड कर लिया। तो इसमें मैं यही कहूँगा कि ये अगर मैं इस घर में अगर बैठा हूँ, आज से 40 साल पहले किसी और का होता होगा, ये यकीनन पक्की बात है, ठीक है। तो आज 400 साल या 2000 साल या 3000 साल पुराने लोग कोई आ जाए, उनकी फैमिली आ जाए, वो कहे कि इस घर पे मेरा हक है, क्योंकि ये हम 3000 साल पहले 2000 साल पहले रहते थे हम। तो इस तरह नहीं होता। अब इस वक्त वो फ़लस्तीन की सरजमीन है, उन पे जो जुल्म हो रहे हैं मैं उनको कंडेम करता हूँ। और मैं शाह महमूद कुरैशी साहब का बयान जो आया है उसको भी मैं अप्रिशिएट करता हूँ। उन्होंने बहुत अच्छा बयान दिया है इस उसमें कि हम उनके लिए लड़ेंगे और हम अपना ज़मीनी फ़िज़ाई जो भी है हर किस्म की इमदाद करेंगे। और तुर्की, पाकिस्तान, ब्राज़ील, तीसरा मुल्क कौन सा है वहाँ पे, 3-4 मुल्कों ने जो इस्लामी मुल्कों ने ऐलान किया है उन्होंने बहुत अच्छा किया है। उन्होंने कहा कि हम मिलकर सहमति करते हैं और एहतजाज भी रिकॉर्ड कराते हैं, लेकिन यहाँ पे एक अलमिया है कि 57 ममालिक हैं पूरी दुनिया में, इस्लामी ममालिक हैं, वो सारे मिल के ना तो वो कश्मीर को आज़ाद करवा सके। कश्मीर के मुसलमानों की जो इस वक्त सूरत हाल है वो तकरीबन 1.5 साल का अरसा हुआ है, उससे ज़्यादा वो एक मुहासरे में है। उसके साथ बर्मा में जो मुसलमानों की सूरत हाल है, वहाँ पर जो मुजालिम ढाए जा रहे हैं वो भी हमारे सामने, और अब मुसलमानों का जो किबला अव्वल है उस पर हमला किया जा रहा है और वहाँ पे एक कब्ज़े की कोशिश की जा रही है। क्या ये सारे ममालिक मिल के कोशिश नहीं कर सकते कि उनको आज़ाद करवाया जा सके? मुसलमानों पे होने वाले मज़ालिम की क्या वजह है? जी, अगर हम मैं फिर वही माजी की तरफ आऊँगा कि हम थोड़े से मुसलमान होते थे, उनके अंदर एक ईमानी जज्बा होता था जिसकी वजह से वो बड़े बड़े उस वक्त के कैसर किसरा हिल जाते थे। आज हम 2 अरब से ज़ायद मुसलमान हो चुके हैं, 57 इस्लामी ममालिक हैं, इसमें 37 मुल्कों का एक हमारा इत्तेहाद भी बना हुआ है जिसको राहील शरीफ साहब हमारे साबिक वो हैं सरबराह हैं, आर्मी चीफ हैं, उन्होंने उसको लीड कर रहे हैं। तो अगर ये चाहें तो बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन हमारे अरब ममालिक जो कि इसराइल के हर तरफ से घिरे हुए हैं, वो असल फ़लस्तीन है ही अरबों का, लेकिन जिस तरह वो अपने अयाशी में, अपने आराम में, ऐशो इशरत में खो चुके हैं इस वक्त, तो वो नहीं करना चाह रहे। इंशाअल्लाह फ़लस्तीन को आज़ाद तो होना ही होना है। 3rd टेम्पल वो बनाना चाह रहे हैं, 2 दफ़ा टेम्पल बना था, उनको तोड़ दिया गया था। लास्ट टेम्पल मेरे ख्याल में आज से 1700 साल पहले तोड़ा गया था। अब वो 3rd टेम्पल बनाने की कोशिश करें। ये है तो क़यामत की निशानियाँ। तो इंशाअल्लाह मुझे अल्लाह से यकीन है कि मदद आएगी, इमाम मेहदी का ज़हूर भी होगा इंशाअल्लाह। और ये इंशाअल्लाह फ़लस्तीनियों की अल्लाह ताला गैब से मदद भेजेंगे और उनके जो मुजालिम ढाए जा रहे हैं, अल्लाह करे कि वो सिलसिला जल्द ही रुक जाए। यहाँ पे वक्त हुआ चाहते एक छोटे से ब्रेक का, हमारे साथ रहिए।
अपनी छत, हर एक का ख्वाब जो अब आपके लिए ख्वाब नहीं बल्कि एक ऐसी हकीकत है जो आपकी क़ुव्वत खरीद के मुताबिक है। यूनियन कॉम्प्लेक्स लाहौर जदीद तरीन बैनुल अक़वामी मयार की सहूलियात से मुज़य्यन, a modern and comfortable living experience, मेन फिरोजपुर रोड और लाहौर रिंग रोड के संगम पर वाक़े। एयरपोर्ट से 20 मिनट, कलमा चौक से 15 मिनट और डिफेंस से 10 मिनट की ड्राइव पर मुनासिब कीमत पर स्टूडियो, 1 बेड, 2 बेड और 3 बेड के मॉडर्न अपार्टमेंट्स, जदीद तरीन तर्ज रिहाइश की सहूलियात, हाईटेक लिफ्ट, वसी कार पार्किंग और कार वॉश की सहूलत, जिम और स्विमिंग पूल, मुकम्मल एयर कंडीशनड और दीदा ज़ेब जामे मस्जिद, एग्जेक्टिव लॉन्जेस, मुकम्मल गेटेड कम्युनिटी, डे केयर सेंटर, इंतहाई मुनफरिद और पुरफिजा, रूफटॉप रिक्रिएशनल एरिया, 24/7 CCTV, सिक्योरिटी गार्ड्स और मेंटेनेंस सर्विस। आज ही साइट विजिट करें और मॉडल अपार्टमेंट देखकर बुकिंग करवाएं। काबिल एतमाद सरमायाकारी जो दे भरपूर और यकीनी मुनाफा। फाइनेंशियल पार्टनर सिल्क बैंक लिमिटेड, डिजाइन्ड बाय लैंडमार्क कंसल्टेंट्स, अ प्रोजेक्ट बाय AYQ डेवलपर्स। यूनियन कॉम्प्लेक्स लाहौर, जदीद तर्ज रिहाइश अब आपकी क़ुव्वत खरीद में। ये हैं तैमूर, जो अपने दोस्त से गाड़ी मांग कर लाए हैं और अपनी बीवी को रोड ट्रिप पे ले जा रहे हैं। लेकिन इन्हें क्या मालूम कि मुसीबत हाईवे पर इनका इंतजार कर रही है। लो जी, जिंदगी में 2 और मसले खड़े हो गए, एक गाड़ी खराब होने का और दूसरा बीवी को मनाने का। कैब चाहिए तो टेंशन क्यों लेते हो? ये लो, बुक योर ओइला स्मार्ट कैब। जब ओइला हो साथ तो टेंशन की ना रहे कोई बात। अब चाहे इंटरसिटी जाना हो या इंट्रासिटी, ओइला बजट में है। ओइला स्मार्ट कैब, डाउनलोड नाउ। ओइला अब हर जगह। सेहत, एजुकेशन, करप्शन, उसमें तमाम चीज़ें आ जाती हैं, लेकिन मुल्तान की बेसिक आवाम का ये मसला है कि यहाँ पे हमें सुबह अलग चाहिए। और तो हमने इमरान खान को डाला था, लेकिन तंग है अब। बात आटे और चीनी की नहीं है, यहाँ तो आवे का आवा ही ख़राब हो गया है, पूरा निज़ाम ख़राब हो गया है। ये आए थे करप्शन ख़त्म करेंगे, करप्शन पहले से डबल हो गई है। एक चीज़ लेने जाते हैं आप, 10 मिनट के बाद जाएंगे, उस पर 10 रुपये बढ़े हुए होते हैं। तो इसका मतलब है कि हुकूमत का वो है ना जी, हुकूमत जब तक चेक नहीं करेगी, जब तक वो लिस्टें नहीं वो देगी, जब तक उस पर ऑर्डर नहीं होगा, उस वक्त तक तो आवाम बेकार है, आवाम इसी तरीके से चीख सकती है। नए इमरान खान ने कहा था कि कोई गरीब नहीं रहेगा, वाकई कोई गरीब नहीं रहेगा, हर सब कुछ मर जाएंगे। महंगाई इतनी हो गई कि कोई गरीब नहीं रहेगा। उसका कहना गलत नहीं था, सही था। इन्हें कहा था महंगाई को ख़त्म कर दूंगा, महंगाई बढ़ा के गरीब को मार दिया। अवाम की आवाज़, इतवार की शाम 7:05 पर। नूर प्लस ब्यूटी क्रीम जो आपकी जेल को दे सिर्फ 5 दिनों में स्पॉटलेस ब्यूटी के साथ साथ ग्लोइंग और खूबसूरत स्किन। इसमें शामिल कुदरती अज्जा के अलावा वाइट वीटा कॉम्प्लेक्स जो आपके चेहरे को दे एक नई चमक। कील मुहासों से पाक, निखरा, बेदाग और शफाफ चेहरा। नूर प्लस ब्यूटी क्रीम से आपकी नई स्किन एक्सपर्ट अब आपकी पहुंच में। खूबसूरती लाजवाल हुस्न है। ट्राइमो स्किन क्रीम, जदीद फॉर्मुलेशन, हैरत अंगेज रिजल्ट के साथ सिर्फ 1 हफ्ते के इस्तेमाल से आपके चेहरे के दाग धब्बे, स्याह हल्के, डार्क स्पॉट और छाइयों का मुकम्मल खात्मा करे। ट्राइमो स्किन रिपेयर क्रीम, तमाम मुज़िर असरात से पाक। प्रोडक्ट बाय 8A इंटरप्राइजेज। अब आपकी किस्मत
60. वेलकम बैक नाजरीन, गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखते हैं और रिजवान साहब से मज़ीद जानते हैं कि 2015 में जो ज़मीनी इलेक्शन हुए थे तब पीपी ने पूरे सिटी में एक सीट विन की थी। उसके बाद से कितने तरक्याती काम हुए इनके हलके में और लोग क्या कहते हैं, इस हवाले से इनसे जानते हैं। जी हमने काफ़ी गलियाँ, काफ़ी टफटेल्स, काफ़ी रोड्स बनवाए हमने अपने टाइम में, लेकिन हमें टाइम बहुत कम मिला। पहले 1 साल तो उन्होंने हमसे हलफ नहीं लिया, नून लीग की उस वक्त गवर्नमेंट थी। 1/1/2017 को हमने जाके हलफ लिया। ना लेने के पीछे कोई वजह? बस वो असल में ये सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पे इलेक्शन हुए थे, तो इस वजह से ये इख्तियारात नहीं देना चाह रहे थे। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा वो किया तो 1 साल बाद तकरीबन 2017 में इन्होंने हमसे हलफ लिया, लेकिन 18 में दूसरी गवर्नमेंट आ गई तो इन्होंने आके हमें सस्पेंड कर दिया। हमें कोई ज़्यादा वो काम नहीं करने दिया गया उसकी वजह से, लेकिन उसके बावजूद हमने काफ़ी तरक्याती काम कराया। तरक्याती काम पहले भी गिलानी साहब का, क्योंकि ये सबका हल्का था यूसुफ रज़ा गिलानी साहब का, तो इसमें पहले भी काफ़ी काम हो चुके थे, काम हुए थे। जी, लेकिन हमने उसको मज़ीद ऐड किया। इंशाल्लाह अब सुप्रीम कोर्ट ने हमें बहाल किया 2 साल बाद। अभी हमारा 7-8 महीने वैसे रह गए हैं, लेकिन हमें वो जो टेन्योर है जो 2 साल का हमें सस्पेंड रहे हैं हम, अगर वो भी हमें मिल जाता है तो इंशाल्लाह तरक्याती काम मज़ीद भी होंगे। 6-7 महीने का अरसा एक पड़ा हुआ है, उसके बाद आपको क्या लगता है कि दोबारा से चांसेस हैं सीट विन करने के? लोग क्या कहते हैं? ये इंशाल्लाह इस दफ़ा हम ज़्यादा सीटें निकालेंगे, क्योंकि उस वक्त जो है ना नून लीग और PTI का ज़ोर था। एक मीडिया ने और मुख्तलिफ जो हमारी एजेंसीज़ हैं उन्होंने काफ़ी पीपल पार्टी के ख़िलाफ़ फ़िज़ा क्रिएट कर दी थी, तो जिसकी वजह से हमने हारी थी। अब लोग जो है ना पीपल पार्टी की तरफ दोबारा बड़ी तेज़ी से आ रहे हैं, तो इंशाल्लाह मुझे यकीन है कि हम दोबारा इसको ना मुल्तान को मिनी लड़काना जैसे पहले होता था इंशाल्लाह हम दोबारा बनाएंगे। अच्छा, मुल्क में महंगाई का जिन बेकाबू है, पिछले हुकूमतों में भी हमने देखा महंगाई हर हुकूमत में मज़ीद से मज़ीद बढ़ती है। मौजूदा हुकूमत का भी यही मौक़िफ़ है कि जो पाकिस्तान में महंगाई है वो दूसरी ममालिक की निस्बत कम है। इस हवाले से आप क्या कहेंगे? क्या हुकूमत के जो इक़दाम हैं महंगाई को कंट्रोल करने के लिए, उस हवाले से क्या कहेंगे आप? जो महंगाई है ना ये एक रेशो के साथ बढ़ती होती है, लेकिन पाकिस्तान में इस वक्त एकदम बहुत तेज़ी से बढ़ी है। अगर पिछले 2018 से हम नोट करें तो हम मेरे ख्याल में एशिया में पहले नंबर पे आ गए महंगाई के हवाले से। तो ये बात नहीं है कि हम बहुत ज़्यादा बाकी मुल्कों में भी हो रही है, थोड़ी बहुत हो रही है। कोरोना ने भी कुछ इस पर इफ़ेक्टिवनेस अपनी दिखाई है, लेकिन इसके बावजूद इतनी तेज़ी से नहीं होती। असल में करप्शन ज़्यादा हो रही है इस गवर्नमेंट में, तो बहुत इंतहा की करप्शन हो रही है। इसमें मुख्तलिफ सर्वे भी आए हैं इंटरनेशनल एजेंसीज़ के, तो ये करप्शन में बहुत ज़्यादा हम आगे निकल गए हैं। हमारे सारे निज़ाम करप्ट हो चुके हैं, जिसकी वजह से जब करप्शन होती है, जब निज़ाम करप्ट होते हैं तो महंगाई ऑटोमेटिकली ज़्यादा होती है। लेकिन वज़ीर आज़म कहते हैं कि हमें ये जो मुल्क था ये पहले से ही दिवालिया मिला, पहले से ही करप्शन ज़दा था, उसको हम मज़ीद बेहतर बना रहे हैं और उसके लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। ये करप्शन मैंने पहले कहा है कि एक रेशो के साथ तो हर मुल्क में होती है, महंगाई भी एक रेशो के साथ हर मुल्क में होती है, लेकिन उस तेज़ी से नहीं होती जिस तरह इन 3 सालों में हुई है। अब अगर हम सिर्फ ये देख लें कि घी को उठा लें, जब पिछली गवर्नमेंट थी 120 रुपये 130 रुपये किलो होता था, आज 270-280 रुपये है, 3 साल में चला गया है। तो आप इसको क्या कहेंगे? ये इनके बस की बात ही नहीं है। ये नई गवर्नमेंट थी, पहली दफ़ा आई थी, इनके साथ वो पुराने बाबे जो भी मुख्तलिफ पार्टीज़ के करप्शन में मैं कहता हूँ कि हाई लेवल पे जो थे वो सारे इन्होंने ले लिए। उस वक्त उनको सीटें विन करवा के जिस तरह गवर्नमेंट में शामिल किया गया, तो करप्शन तो होनी थी। हाँ जी, और ख़ास तौर पे जहांगीर तरीन का जो जहाज़ जिस तरह सबको इकट्ठे कर करके लेके आता गया। जब एक चीज़ की चीनी का रेट बढ़ता है तो बाकी चीज़ों पे फ़र्क होता है। जब पेट्रोल बढ़ता है, अब पूरी दुनिया में पेट्रोल स्टोर करने की जगह नहीं थी, वहाँ पे मनफी चला गया था रेट, और यहाँ पे नायाब था। ये उसकी रिपोर्ट भी हमारे सामने आई, लेकिन उनके खिलाफ़ क्या हुआ? जितने भी इसी तरह FIA में जहांगीर तरीन के ख़िलाफ़ केस तो हो गया करप्शन पे, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? उसको पकड़ा गया, उससे रिकवरी की गई, आवाम को क्या किया गया? इनके पास कोई ऐसा लाहेअमल ही नहीं है कि ये करप्शन को रोके। ये बस अपना गवर्नमेंट ये अपना टाइम पूरा करने जा रही है बस।
अच्छा ये बताएं कि जो इस वक्त मुल्क के साथ पूरी दुनिया में जो कोरोना की सूरत हाल है बहुत अलार्मिंग है। अगर हम भारत को देख लें तो वहाँ पे जो कोरोना की दूसरी लहर है उसने तबाही मचा रखी है और योमिया 4000 से ज़्यादा लोग अपनी जान गंवा रहे हैं और अदाद शुमार वो भी इससे ज़्यादा हैं कोरोना मुस्बत आने के। पाकिस्तान में भी तीसरी लहर है वो ख़तरनाक है। क्या समझते हैं कि जो तीसरी लहर है वो तेज़ी से फैली है, बावजूद इसके कि कोरोना वैक्सीनेशन भी हो रही है, लोग क्यों नहीं अमल करते SOPs पे, कि उनको अवेयरनेस क्यों नहीं है? और गवर्नमेंट जो इस हवाले से इकदाम कर रही है, ख़ासतौर पे जो हमारी NCOC है जो इकदाम कर रही है, उस हवाले से आप क्या कहेंगे? कोरोना के हवाले से पाकिस्तान में वो रेशो नहीं है जो बाकी ममालिक में है। मेरे बाकी मुल्कों में जो दोस्त बैठे उनसे भी मेरा रब्ता होता रहता है। वहाँ पे बहुत ज़्यादा अलार्मिंग अक्सर ममालिक में ज़्यादा पोजीशन है। इवन के तरक्की याफ्ता मुल्क हैं वहाँ पे भी लॉकडाउन और बड़ा SOPs का यहाँ भी ख्याल किया जा रहा है, लॉकडाउन भी किए जा रहे हैं, लोग कोशिश कर रहे हैं। अब इस दफ़ा ईद पे भी हमने लोगों को रोक दिया था कि आप आएँ, बिल्कुल 2-2 4-4 लोग वक्फे के साथ हैं, ठीक है, और अपना SOPs के साथ हैं। हम भी कोशिश कर रहे हैं सारे, लेकिन जहाँ तक मैं समझता हूँ कि ये वबा से ज़्यादा बायोलॉजिकल एक वार है। देखें अब चाइना से शुरू हुई थी, मेरा अपना व्यू है, चाइना में इस वक्त नहीं है, वहाँ पे जितनी आबादी है, ठीक है, ये एक आने वाला वक्त ही बताएगा ये, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये एक बायोलॉजिकल वार है। तो इंशाल्लाह ये जब ये ख़त्म होगा, ये बीमारी ख़त्म होगी, उसके बाद रिपोर्ट्स आएंगी तो उस वक्त पता नहीं क्या इसकी फाइंडिंग्स आती हैं तो वो बाद में देखी जाएगी। लेकिन इस वक्त जो हुकूमती इकदाम हैं कोरोना वायरस को रोकने के लिए, जो हुकूमत इकदाम कर रही है, लॉकडाउन भी लगाए जाते हैं और हमने ईद से पहले देखा 8 से हुकूमत ने लॉकडाउन लगाया, ईद के बाद 16 तक। उस हवाले से क्या कहते हैं कि उससे आप मुतमईन होते हैं कि हुकूमत जो है वो अच्छा काम कर रही है? इसमें बिल्कुल SOPs का ख्याल करना चाहिए, गवर्नमेंट को हमें सपोर्ट करना चाहिए इस हवाले से, और हमने सपोर्ट किया भी सही, सब पार्टियों ने सपोर्ट किया। उसकी वजह से देखें अब कोरोना यहाँ पे बहुत कम हो रहा है और केसेस बहुत कम आ रहे हैं और ऐसा ऐसा लॉकडाउन भी खुलते जा रहे हैं। तो हमें इस पे फॉलो करना चाहिए, हमें इस पे फॉलो करना चाहिए। नाजरीन हमारे साथ मौजूद थे रिजवान अहमद खान साहब, हम इनसे गुफ्तगू कर रहे थे, UC के चेयरमैन है। इसके अलावा जो इस वक्त मुल्क की सूरत हाल है, जितने भी स्कैंडल चल रहे हैं, सियासी सूरत हाल में एक गर्मा गर्मी है, उस हवाले से हम इनसे गुफ्तगू कर रहे थे और ये हमें बता रहे थे अपनी तरक्याती कामों के हवाले से। प्रोग्राम का वक्त यहीं पे ख़त्म होता है। अपनी मेज़बान फरहाना खान को अगले प्रोग्राम तक इजाज़त दीजिए। अगले प्रोग्राम में किसी नए मेहमान के साथ आप लोगों से मुलाकात होगी। तब तक अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।